हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी लास्ट बुक, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी, और उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं। और आज के आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? बैलेंस शीट। जी हाँ, इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्के से आता है जिसमें वो आपसे एक आइटम दे देंगे आपको बैलेंस शीट का। खैर एक नहीं देंगे, 4 5 6 आइटम दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि अच्छा बताओ ये बैलेंस शीट में कौन सी हेड और सब हेड में आता है। यानी कि इस वाले चैप्टर में अपन थ्योरी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा अपनी बैलेंस शीट पे जाएंगे और हम इस वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट को क्या करने वाले हैं? याद करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी बैलेंस शीट बनाई पार्टनरशिप में वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 ये वाली बैलेंस शीट बनाई जाती है। और प्रैक्टिकली भी, यानी कि अगर आप रिलायंस, टाटा, अगर आपने अभी प्रोजेक्ट्स बना लिए होंगे तो उस प्रोजेक्ट्स में आपने जब बैलेंस शीट्स प्रिंट आउट निकाली होंगी तो वो सारी की सारी जो बैलेंस शीट्स हैं वो वर्टिकल फॉर्म में ही है। और ये बैलेंस शीट हमें याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई इसके फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते। भाई जो हेडिंग है उसी हेडिंग वाइज, उसी सब हेडिंग वाइज ये जो बैलेंस शीट है बनाई जाती है, और उसके लिए अलग से नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसमें आइटम्स को डाला जाता है। यानी जैसा इसका फॉर्मेट है वैसे ही हमको याद करना है। और मेन जो हमें चीजें याद करनी है वो ये याद करनी है कि भाई कौन सा आइटम कौन सी हेड और सब हेड के अंदर आता है। सर एक एग्जांपल, चलो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व। तो आपको जनरल रिजर्व दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ कि भाई वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में ये जो जनरल रिजर्व है कौन सी हेड और कौन सी सब हेड में आता है। तो जो जनरल रिजर्व है उसकी जो हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड, और कौन सा सब हेड में आता है? वो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो हमें मतलब बैलेंस शीट अच्छे से याद करना है। रटना है क्या? नहीं, रटना नहीं है, हमें बस उसे अच्छे से समझ लेना है। तो आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% आइटम्स आप फटाफट से कर लोगे। कुछ आइटम्स होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वो भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बस जैसे ही मैं बैलेंस शीट याद कर रहा हूं, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करके देख लेना और अच्छे से आपको बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस बैलेंस शीट को याद करना। चलो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखो कैसी वर्टिकल, वर्टिकल यानी ऐसी होती है, बिल्कुल सीधे में होती है। यानी ऊपर लाइबिलिटीज रहेंगी, फिर टोटल आ जाएगा, फिर नीचे क्या रहेंगी? हमारी एसेट्स रहेंगी। चलो एक बार जरा देख लो पूरी बैलेंस शीट, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे बनती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी का नाम आ जाता है, बैलेंस डेट आ जाती है, यहाँ पे लिखते हैं भाई अमाउंट्स काय में है, लैक्स में है, करोड़ में है, मिलियंस में है, बिलियंस में है। ठीक है, ये देखो इस तरह से बनती है। ये आप चाहो तो अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये इस तरह से। ठीक है, इसमें जो आप ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी, दिस इज द मेजर हेड, देन दिस इज द सब हेड। ठीक है, then that's the sub head, or we can say this is the major head, this is the main head, then the sub head। फिर इसके अंदर भी आइटम्स होते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर भी आइटम्स होते हैं, लेकिन इन आइटम्स को यहां नहीं दिखाया जाता। इनको दिखाया जाता है क्या बना के? नोट्स टू अकाउंट्स बना के। तो मैंने बढ़िया पूरे नोट्स टू अकाउंट्स बना दिए गए हैं, वहां पर जाएंगे, फटाफट याद करेंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसे करके हम पूरी बैलेंस शीट को क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। पहले बस आप एक बार देख लो, देखो इस तरह से ये बनती है। ये हो गया, ये देखो यहाँ खत्म हो गई करंट लाइबिलिटीज के बाद टोटल लग गया लाइबिलिटीज का। फिर उसके बाद में देखो एसेट्स आ गई, ये इस तरह से, ये आपकी एसेट्स आ जाती हैं, ये आपकी करंट एसेट्स आ जाती हैं, ये आपका टोटल आ गया। ठीक, ये आपके नोट्स टू अकाउंट्स आ गए। ठीक है, ये अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिर हम याद करना चालू करेंगे। जरा लोड हो जाए, देखो इधर आओ, ये इस तरह से चलता है। ये देखो इधर, हाँ बस 1 मिनट और। ये देखो यहाँ पहुंच गए अपन। शेयर होल्डर्स फंड ये इस तरह से ही रहेगा, ये इसी ऑर्डर में आएगा, यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। अब शेयर कैपिटल के अंदर जो भी चीजें आती हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है प्रैक्टिकली। फिर वो कहां बनता है? जैसे ही आपकी बैलेंस शीट खत्म होती है, बैलेंस शीट खत्म होने के जस्ट बाद, किसके बाद? बैलेंस शीट खत्म होने के जस्ट बाद क्या बनाया जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है। जैसे कि शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? ठीक है, ये देखो, तो इस तरह से काय में आते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं। अब हमको ना यही सारी बैलेंस शीट अच्छे से क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। क्यों याद करनी है? जैसे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ शेयर फोर फीचर कहाँ आता है, इसकी हेड और सब हेड बताओ। तो शेयर फोर फीचर की हेड और सब हेड, मतलब आपको क्वेश्चन में ये दे देंगे, अच्छा बताओ शेयर फोर फीचर अकाउंट कहाँ आता है, इसकी हेड और सब हेड बताओ। तो इसकी जो हेड है, इसकी हेड है बेटा शेयर होल्डर्स फंड।
क्या है, इसकी हेड है शेयर होल्डर्स फंड, और इसकी जो सब हेड है, ये तो हेड हो गया, और इसकी जो सब हेड है वो क्या है, वो है शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हमको पूरी बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें याद करना। तो आ जाओ भाई, पेज नंबर 1 पे चलते हैं अपन। चलो, तो सबसे पहले जो हमारी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट की हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहली जो हमारी स्टार्ट होती है वो काय से स्टार्ट होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। काय से? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको पता ही है, इक्विटी किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, शेयर होल्डर्स को। किसको? जी हाँ, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देन लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज इसके बाद हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, लाइबिलिटीज, दैट इज अवर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, दिस इज अवर मेजर हेड फर्स्ट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है हमको वो याद रखना है। एक तो शेयर होल्डर्स फंड, क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर। क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर। फिर उसके बाद में क्या आएगा बेटा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, अब यहां से याद करना चालू करो, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, और क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आएगा। क्या क्या आएगा आपका, शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आने वाला है, रिजर्व शेयर कैपिटल आने वाला है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आने वाला है, और सी क्या आने वाला है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे किसकी, शेयर कैपिटल की। तो ये जो हमारा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और याद रखने का तरीका क्या है कि भाई शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहला शेयर कैपिटल ही आना है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। ठीक, फिर उसके बाद क्या आना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी सरप्लस होते हैं, सरप्लस यानी प्रॉफिट और लॉस, रिजर्व्स का मतलब आपको पता ही है, सबके सब काय से क्रिएटेड होते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट से क्रिएटेड होते हैं। अब चाहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हो चाहे नहीं किया हो, सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है बेटा, शेयर होल्डर्स का। किसका होता है, शेयर होल्डर्स का। इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस भी कहां आएगा बेटा, शेयर होल्डर्स फंड में ही आएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता क्या है, यानी हमने पैसे तो ले लिए हैं, क्या ले लिए, हमने पैसे तो ले लिए हैं, और ये जो हमने पैसे लिए हैं, हम इन पैसों के बदले क्या देने वाले हैं, शेयर्स देने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर में किसमें देने वाले हैं, यस, हम फ्यूचर्स में शेयर देने वाले हैं एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसे बोला जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ये काय में आते हैं, ये शेयर होल्डर्स फंड में आता है। किसमें आता है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड में आता है। कौन कौन, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें पैसे मिल चुके हैं, यहाँ पे हमने पैसे ले लिए हैं सामने वाले से, और फ्यूचर में हम उसको क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। यानी कि मान के चलो कि हमने उससे 1 लाख रुपए ले लिए हैं, और एक शेयर हम उसे कितने में देने वाले हैं, 100 रुपए में, फ्यूचर में, अगली साल, 2 साल बाद, जब भी। ठीक है, तो जैसे ही वो डेट आएगी, उस डेट को ये जो पैसा है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए इसे किस तरह दिखाया जाता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में जैसे ये याद हो गया याद कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, साथ साथ में रिपीट करो, शेयर कैपिटल आएगा, क्या आएगा, शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हो गए ये तीनों याद, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड में ये 3 चीजें आती हैं। अब एक एक करके इनके अंदर की चीजें याद करने वाले हैं कि सबसे पहला कौन है बेटा, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल में आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। और क्या आता है, और हमने जो अपना शेयर वाला चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बैलेंस शीट पढ़ी थी कि भाई क्या क्या आता है, जरा इधर देखो, ये रहा। शेयर कैपिटल के अंदर आता है सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या आता है, ऑथोराइज कैपिटल। फिर क्या आता है, इशूड कैपिटल। फिर क्या आता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कैसे याद करना है इसको, ऐसे याद करना है कि पहले हमको ऑथोरिटी मिलती है कि भैया हम इतने शेयर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। लो, कि पहले हमें ऑथोरिटी मिलती है कि हम इतने शेयर इशू कर सकते हैं, फिर हम इशू करते हैं, तो फिर शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसको याद रख लो कि भाई शेयर कैपिटल, कौन सा कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है, तो शेयर्स की हमको पहले ऑथोरिटी मिलती है, फिर ऑथोरिटी मिलने के बाद हम इशू करते हैं, और फिर हम इशू करने के बाद जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो उसे क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा शेयर कैपिटल हो जाता है। पहले मिलती है ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मिलने के बाद हम शेयर्स को क्या करते हैं, इशू करने के बाद लोग हमारे शेयर्स को क्या करते हैं, सब्सक्राइब। यानी कि आपके शेयर कैपिटल में क्या आएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल सॉरी, इशूड कैपिटल, देन क्या आएगा, सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब कितने तरह के होते हैं भाई, 2 तरह के होते हैं। क्यों होते हैं 2 तरह के, क्योंकि जिंदगी में हमको कुछ लोग मिलते हैं जो कैसे होते हैं भैया, वो ऐसे होते हैं, एक
सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, बिल्कुल टाइम पे पूरा पैसा देते हैं। और दूसरे कौन होते हैं, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन पूरा पैसा नहीं देते भाई टाइम पे। तो कितने हो गए बेटा, दो तरह के लोग आ गए। लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, जैसे हमारे चैनल पे होता है, कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन देखते नहीं है, कुछ लोग देखते रहते हैं लेकिन क्या नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में क्या क्या हो गया याद करो। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथर पहले ऑथोरिटी मिलती है, फिर क्या करते हैं, इशूड शेयर कैपिटल, इशू के बाद लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, सब्सक्राइब बट फुल सॉरी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। कुछ कैसे होते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं शेयर्स को, पूरा पैसा भी दे देते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, लेकिन वो फुल्ली पे नहीं करते। हो गया याद, क्लियर। तो ये देखो ये हो गया। अंदर क्या लिखते हैं बेटा, शेयर। ये लिखने को नहीं आएगा आपको, ठीक है, ये तो आपको काय में आएगा, ये आपके शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आएगा, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, उसमें है ये। और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जाके देखो अगर नहीं देखा तो, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, और क्या आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड होता है उसमें क्या आता है बेटा, लेस कॉल्स इन एरियर। क्या आते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं, ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनसे इतने शेयर्स पे इतने पैसे लेने थे, वो काय में दिखता है, कॉल्स इन एरियर में दिखता है। याद रखना, कॉल्स इन एरियर मतलब शेयर्स, कॉल्स इन एरियर मतलब क्या है, शेयर। यानी ये वो शेयर होल्डर है जिन पे इतने शेयर्स पे इतना पैसा लेना है, वो शो करता है क्या, कॉल्स इन एरियर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शेयर होल्डर के पास में 1000 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, और 1000 शेयर पे उसने 20 रुपए के हिसाब से हमको पैसे नहीं दिए, तो कितने हो गए बेटा, 20,000। तो ये शो करता है कि कितने पैसे उस डिफॉल्ट शेयर होल्डर से लेना है। समझ में आ गया। तो कॉल्स इन एरियर शेयर से याद रखना, और शेयर से याद रहेगा तो क्या याद आ जाएगा, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल से क्या याद आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। समझ में आ गया कि नहीं आया, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। तो शेयर कैपिटल, जो आपका शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, पहले क्या मिलेगी, ऑथोरिटी, तो ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इशू, तो इशूड कैपिटल। इशू के बाद लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर क्या करेंगे, सब्सक्राइब। यस, फिर सब्सक्राइब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कुछ होते हैं सब्सक्राइब करते हैं पूरा पैसा दे देते हैं, और कुछ होते हैं सब्सक्राइब करते हैं लेकिन पूरा पैसा नहीं देते। उसी में क्या होता है बेटा, कॉल्स इन एरियर। चलो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर बहुत इजी है, याद रखना कि शेयर कैपिटल में आता है ना। मतलब इसकी जो सब हेड है, सॉरी इसकी जो मेन हेड है वो शेयर होल्डर्स फंड है, और सब हेड है शेयर कैपिटल है। याद रखना बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, शेयर फॉरफीचर। क्या लिखा है, शेयर फॉरफीचर। जैसे ही शेयर से रिलेटेड हो, शेयर दिख जाए, काय में आएगा, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल। हो गया याद, क्लियर है। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला क्या आता है हमारा, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में भी कितने तरह के आते हैं, दो तरह के, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और क्या आता है, उसी में से हम माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर को, और सबसे नीचे दिखाते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर क्या होता है आपको बताइए, हम चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। शेयर फॉरफीचर यानी कि वो पैसा जो हमने किससे हड़प लिया, उन शेयर होल्डर से हड़प लिया जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। समझ में आ गई बात की नहीं। कुछ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि 5, 10, 20, 50, 60 रुपए दे देते हैं, फिर बाद में हम जब इनसे रिमेनिंग पैसा मांगते हैं तो ये दे नहीं पाते, तो हम इनके शेयर क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं, और उससे जो फायदा होता है वो फायदा कहाँ पड़ा होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो देखो शेयर फॉरफीचर है, याद रखने का तरीका क्या है कि शेयर फॉरफीचर यानी कौन से उसमें आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और काय में आएगा आपका, शेयर कैपिटल में। लो भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, हाँ चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या जाएगा आपका, शेयर कैपिटल के बाद सेकंड चीज जो है आपकी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड, पहला क्या था, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के अंदर ये आता है। दूसरा क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब जैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखना है, रिजर्व, जिसके भी पीछे रिजर्व लग गया मतलब वो कहाँ आएगा, यस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। यानी कि मान के चलो आपसे पूछे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सॉरी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कहाँ आएगा, यस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ आएगा, यस कोई भी फंड लग जाए कहाँ आएगा, यस रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में आएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। देखो सबसे पहला कौन सा रिजर्व बेटा, कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। तो ये आपका कैपिटल रिजर्व हो गया, विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स, जो काय से बनाया जाता है, कैपिटल गेन से बनाया जाता है। ठीक है, आपको तो यहाँ याद रखना है कि भाई कौन से हेडिंग में आता है, इतना ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। आप तो ये ध्यान रखो पीछे क्या लिखा है बेटा, रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ ये भी रिजर्व ही होता है लेकिन इसको इतना ही लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, ये अपना फायदा होता है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व,
शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, चलो ये बता देता हूं होता क्या है, सारे बताऊं क्या। कैपिटल रिजर्व आपको पता है इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, रिडम्पशन हो गया, ठीक है, मतलब आपने क्या बोलते हैं शेयर फोरफीट कर लिए, फिर उन्हें रीइश्यू करने के बाद अल्टीमेट जो आपका गेन बचता है, नेट गेन जो बचता है, उससे कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स। देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है कैपिटल को रिडीम करने के लिए, अपने ही शेयर्स को बायबैक करने के लिए, या एक तरह से प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस करने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता ही है, व्हेन वी इशू अवर शेयर्स मोर देन अवर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, तो क्या होता है उससे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व किसके लिए बनाया गया है, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, उनको पे बैक करने के लिए बनाया गया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, जब हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को वापस से रिवैल्यू करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा फायदा हो जाता है। क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो पैसा तो आता नहीं है, तो एसेट और लायबिलिटी को बराबर करने के लिए वो डिफरेंस काय में डाल दिया जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया जाता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ईसॉप की वजह से आता है, किसकी वजह से आता है, ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो अब क्या हुआ ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ईसॉप मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारा 100 रुपए का शेयर था, लेकिन ये 100 रुपए का शेयर हमने 60 रुपए में किसको दे दिया, भाई हमारे एम्प्लॉइज को दे दिया, अकॉर्डिंग टू ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। तो डिफरेंस 40 रुपए, यस वो डिफरेंस 40 रुपए कहां दिखेगा भैया, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, इसलिए होता है ये अकाउंट, ठीक है, इसलिए लिखा है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अदर तरह के रिजर्व्स, कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स हो गया, कोई फंड हो गया, वो भी कहां आएगा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। याद रखने का सिंपल सा तरीका, पीछे अगर रिजर्व लग रहा हो या फंड लग रहा हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को थोड़ा सा याद रखना, इसको ट्रिकी सा रहता है, इसका पीछे रिजर्व लिख के नहीं देते, बस सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं। अलग से सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को याद रखना, बाकी सबके पीछे या तो रिजर्व मिल जाएगा या तो फंड मिल जाएगा, समझ जाना कौन से क्या आएगा, यस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो सब हेड हो गई रिजर्व एंड सरप्लस, हेड क्या हो गई, यस शेयर होल्डर्स फंड, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट कौन दे रखा है बेटा, सरप्लस, सरप्लस यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का चाहे डेबिट बैलेंस हो क्रेडिट बैलेंस हो, दोनों कहां आता है, यस यही ही आएगा, यही मरता है वो, समझ में आया, यही आना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहे पॉजिटिव हो तो भी यही आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेगेटिव हो तो भी यही आना है। पॉजिटिव आता है तो सीधा लिख देते हैं, नेगेटिव आता है तो माइनस में लिखते हैं इसको, समझ में आ गया। तो वो भी कहां आएगा बेटा, सरप्लस होता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का में आता है सरप्लस में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो गया याद। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे ही कोई रिजर्व लग जाए, कोई फंड लग जाए, तो उसका क्या लिख देना, उसका लिख देना सब हेड शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि ऑल द रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स, सो दैट इज व्हाई सब हेड क्या आ जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड। और सब हेड के बाद में इसकी हेड क्या आ जाएगी, सब हेड क्या आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगी। हो गया याद के नहीं हो गया, क्लियर है। यानी कि इसकी अपन एक तरह से मेन हेड बोले तो मेन हेड होगा इसका शेयर होल्डर्स फंड, इन सभी आइटम्स का क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड होगा, और जो सब हेड होगा, सब हेड क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लें कि बताओ रीवैल्यूएशन रिजर्व का हेड और सब हेड क्या है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व कैसे याद करोगे, रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स, सो शेयर होल्डर फंड, लो सब हेड, सॉरी हेड और सब हेड क्या जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस तरह से आपको ये याद रखना है, याद रखने की ट्रिक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे नहीं आएंगे, ठीक है। चलो वापस से अपने पेज नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्या हो गया, उसके बाद जो आएगा ना आपका रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, सीधा। तो शेयर कैपिटल याद कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस याद कर लिया, अब क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके अंदर कुछ है नहीं है, ठीक है, ये आएगा भी नहीं इस तरह से कि आपसे अलग से इसको पूछें, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा शेयर होल्डर फंड कंप्लीट हो गया। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आता है। ऊपर चलो, शेयर कैपिटल में क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब के दो होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में सभी तरह के रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एनी काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सरप्लस, सरप्लस में क्या आएगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। हो गया, खत्म। चल अब शेयर होल्डर्स फंड के बाद में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो क्या आती है, वो आती है सेकंड, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट इसमें क्या आता है बेटा,
शेयर होल्डर्स फंड के बाद जो इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो क्या आती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है सर, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर हमको क्या मिल जाता है, एप्लीकेशन का पैसा तो मिल जाता है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशन का पैसा तो मिल जाता है, लेकिन 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 हुआ क्या, अभी तक हमने शेयर्स क्या नहीं करे, अलॉट नहीं करे, और बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई। मान के चलो कि हमने लोगों से अप्लाई कराया था, कब हमने अप्लाई कराया था उनसे, फरवरी में, लेकिन हमने उन्हें शेयर्स अलॉट ही नहीं करे। हम अलॉट कब करेंगे, अगली साल यानी मार्च अप्रैल मई में करेंगे। तो यहाँ पे तो बैलेंस शीट बनाने का दिन आ गया 31 मार्च को, तो फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये जो एप्लीकेशन का पैसा है वो हम कहां पे डाल देंगे बेटा, पेंडिंग अलॉटमेंट में डाल देंगे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है बेटा कि जिनको हम शेयर अलॉट करने वाले हैं, क्या जिनको हम शेयर अलॉट करने वाले हैं और उनका जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं, वही पैसा यहाँ आएगा, ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है ना, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, और हम उन्हें शेयर्स नहीं देने वाले, मतलब उन्हें अप्लाई तो कर दिया लेकिन हम उन्हें शेयर्स नहीं देने वाले, तो हम उनका पैसा क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाएंगे हमें तो पता है ना कि इन्होंने जो अप्लाई करा है इन्हें तो हम शेयर देने ही नहीं वाले, तो फिर इनका पैसा क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे, नहीं, इनका पैसा जाएगा बेटा अदर करेंट लाइबिलिटीज में। करेंट लाइबिलिटीज में, अदर करेंट लाइबिलिटीज में वहां पर शो करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, दैट इज टू बी रिफंड, जिसको वापस करना है। क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का पैसा रहता है इनका जिन्होंने अप्लाई कर दिया और जिन्हें हम शेयर्स क्या करने वाले हैं, अलॉट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसके अलावा जिनका पैसा आप वापस करने वाले हो उनका पैसा यहाँ शो नहीं करते, भले ही एप्लीकेशन मिल गया लेकिन उनका पैसा कहाँ शो करते हैं, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है, क्योंकि हमको 10-12 महीने के अंदर वो पैसा वापस करना होता है। ठीक, आ गया समझ में, चलो तो ये हो गई। अब इसके बाद क्या आता है, यस 3 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज, यस नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारी सबसे पहले क्या आती है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब हमें याद करना है कि भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, मोर्टगेज लोन, ये आपके काय में आते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। यानी आपसे अगर इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, चलो चलते हैं हमारे पेज नंबर 5 पर ही होंगे, शायद नहीं 6 पे होंगे। चलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स याद कराता हूँ, ये आ गया, ये रहा भाई, देखो ये रहा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे फ्रॉम बैंक्स और अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, मोर्टगेज लोन भी लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा यहाँ पे, मोर्टगेज लोन, यानी जो हम गिरवी रख के क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन से बोरोइंग्स होते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। यानी कि अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा बताओ पब्लिक डिपॉजिट्स, एक एक करके बता रहा हूँ। डिबेंचर्स आपको पता ही है, डिबेंचर्स अपन इशू करते हैं, ये हमको पैसा उधार देते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, 8 साल 9 साल 10 साल के लिए हमको पैसा उधार देते हैं और हमसे क्या लेते हैं बेटा, ब्याज लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जो आपने काय के लिए, बैंक से लिए, जिनका पेमेंट 4 5 6 7 8 9 10 सालों में करना है, ठीक है, वो हो गए। पब्लिक डिपॉजिट्स, अब ये पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, देखो भाई पब्लिक डिपॉजिट्स सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज को ही मिलते हैं। होता क्या है, पब्लिक कौन है, पब्लिक, यस जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक क्या करती है, अपना पैसा कंपनी को दे देती है उधार। हाँ यस, कुछ रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं जो अपना मतलब उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा किससे ले लेती हैं, पब्लिक से। क्यों ले लेती हैं सर पब्लिक से पैसा, देखो रेप्यूटेड कंपनी है, पैसा तो वापस करेगी ही, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल की सवाल है। और ऐसी रेप्यूटेड कंपनी को ही लोग क्या देते हैं, अपना पैसा देते हैं। और क्यों दे देते हैं, उसके पीछे का रीजन होता है, क्योंकि हम बीच की बात हो जाती है। बीच की बात कैसे हो जाती है, जैसे कि बैंक एफडी पे कितना इंटरेस्ट देगा, 6% देगा मैक्सिमम, सीनियर सिटीजन 7% दे देगा, और जो सीनियर सिटीजन है उसको, ठीक है। और वहीं पे अगर कंपनी लोन लेने जाएगी तो कंपनी को लोन कितने में मिलेगा, 11% 12% में मिलेगा। तो यहाँ बीच की बात हो जाती है। बीच की बात क्या हो जाती है, कंपनी वाले क्या करते हैं कि देखो भाई आपको बैंक वाले कितने में दे रहे हैं, 6% दे रहे हैं, 7% हमें दे दो, हम 9% दे देंगे आपको ब्याज। तो यहाँ पे कंपनी वालों ने भी पैसा, उनने अपना पैसा बचा लिया, और यहाँ पे जो अपना पैसा एफडी में रखने वाले थे उठा के उन्होंने वो पैसा किसको दे दिया, जनरल पब्लिक ने वो कंपनी को दे दिया। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो गया। यहाँ पे 2% का किसका फायदा हो गया, कंपनी को भी फायदा हो गया, कंपनी को सस्ते में लोन मिल गया, और जो जनरल पब्लिक है उसको यहाँ पे 2-3% का ब्याज कैसा मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है बेटा, पब्लिक डिपॉजिट्स रेप्यूटेड कंपनी को ही मिलते हैं। और दूसरा क्या है, मोर्टगेज लोन, आपको पता है गिरवी रख के क्या लिया जाता है, लोन लिया जाता है। तो एक और लिख लेना यहाँ पे डी लगा के, एक और लिख लो, जो कि कौन आ जाएगा यहाँ पे, डी लगा के अगर आप एक और लिखोगे तो ये आ जाएंगे आपके मोर्टगेज लोन, GHGE, ठीक है, मोर्टगेज लोन भी यहीं आएंगे। समझ में आ गया।
चलो तो याद हो गई कि नहीं हो गए? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या होगा? बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स और अदर पार्टीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स और एक और क्या था? मोर्टगेज लोन। समझ में आ गया? जो काय से लिया है भैया, गिरवी रख के लोन लिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर आपसे पूछा जाए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ बॉन्ड्स क्या आएंगे, बॉन्ड्स की हेड और सब हेड बताओ, तो बॉन्ड्स की जो हेड रहेगी वो रहेगी बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज? यस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज हेड रहेगी, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और सब हेड क्या आएगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगली बात समझ में, फटाफट याद करो। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? सबसे पहला नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर पार्टीज, या पब्लिक डिपॉजिट्स और मोर्टगेज लोन। हो गया याद? क्लियर? चलो तो भाई हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी का सबसे पहला वाला हमको याद हो चुका है, जो कि क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद में जो हमारा दूसरा नंबर आता है, किसमें? जो हमारा दूसरा नंबर आता है हमारे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। इधर आ जाओ, ऊपर चलते हैं वापस। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या हो गया? हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने याद कर लिया कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है। नेक्स्ट का दे रखा है बेटा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्या है भाई ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हमको एडवांस, कभी कभी नहीं, हमको क्या भरना पड़ता है बेटा? एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। अब अगर हमने एडवांस टैक्स कैसा भर दिया? कम भर दिया। जैसे मान लो टैक्स आया था, एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स आया था 10 करोड़, हमने कितना भरा? सिर्फ 7 करोड़ ही भरा। तो अभी भी हमको और कितना भरना है? 3 करोड़ और भरना है। तो वो हमारा काय में आएगा? डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में आएगा 3 करोड़। ठीक है, चलो इसे तो छोड़ दो, इसका इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें हमने याद कर ही लिया कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे आते हैं बेटा बॉन्ड्स, और क्या आते हैं हमारे? डिबेंचर्स, और क्या आते हैं हमारे? लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, और क्या आता है? ये अदर पार्टीज। कौन सी पार्टीज? अदर पार्टीज हो गई, पब्लिक डिपॉजिट्स, और क्या सिखाए थे मैंने? मोर्टगेज लोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद में सी। अब कौन है भाई? अब है हमारे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो हमारी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ज्यादा कुछ नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इन्हीं से रिलेटेड चीजें हैं, डिबेंचर्स से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। पहली तो डिबेंचर से रिलेटेड है। डिबेंचर से रिलेटेड क्या है सर? अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारी सबसे पहला है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये जो हम डिबेंचर्स जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि आज आप हमें 5 लाख दे दो, हम जब वापस करेंगे हम आपको 5,50,000 वापस करेंगे। यानी हम 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, दैट इज प्रीमियम। वो क्या है भैया? प्रीमियम। तो वो कहाँ आता है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और वो हमारी काय में आता है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। काय में आता है वो? हमारी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है। सेम विद द प्रेफरेंस शेयर्स। जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर से हमने 1 लाख लिया, लेकिन पता है हम उनसे बोलते क्या है कि हम आपको ना 10 साल बाद पैसा वापस करेंगे, हम आपको 1 लाख नहीं, हम आपको 1,10,000 वापस करेंगे। तो फिर तो वो जो 10,000 हुआ ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी काय में आता है बेटा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है। क्लियर है? तो फटाफट लिख लो कि आपके अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। सबसे पहला वाला पॉइंट लिखो, बार बार वो कर रहा हूं तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना। तो चलो इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट लिखो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा, बेटा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और क्या आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों मैंने आपको समझा दी अच्छे से। ये आपके आते हैं अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या आता है बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हम क्या बनाते हैं? कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं वो है प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। किसके लिए बनाते हैं? हम हमारे एम्प्लॉइज के लिए प्रोविजंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसमें 2 तरह के प्रोविजंस होते हैं। एक होता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। क्या होता है? ग्रेचुइटी। जी हाँ, ये जो ग्रेचुइटी का जो प्रोविजन है ना, वो सिर्फ बेटा गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, वो और काय में? प्राइवेट जॉब्स में भी है। किसी कंपनी में आप 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल अगर आप देते हो, तो उस कंपनी का फर्ज बनता है कि भाई वो आपको क्या दे? यस, ग्रेचुइटी दे। ग्रेचुइटी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट कि भैया आपने अपनी जिंदगी के इतने साल हमारी कंपनी में दिए, तो उसके लिए। ठीक है, आप अगर कोई कंपनी नहीं दे रही तो आप चाहो तो क्लेम भी कर सकते हो, पता है? यस, अगर आप चाहो तो क्लेम भी कर सकते हो। वैसे तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो खुद से ही क्या दे देती हैं? ग्रेचुइटी दे देती हैं। तो अब उनको ग्रेचुइटी देना है तो एक अच्छा खासा हमें अमाउंट देना होता है, जो कि कैलकुलेट किया जाता है लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पे। तो एक अच्छा खासा अमाउंट हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अलग से
छोटे छोटा अपना प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं और इस प्रोविजन में डालते जाते हैं। और ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि हर कोई रोज तो कोई रिटायर होगा नहीं। समझ में आ रही है बात की नहीं? बहुत 4-5-6 सालों में 10 है ना, मोस्टली तो 4-5-6 सालों में कोई रिटायर होगा अगर अच्छी बड़ी कंपनी है तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जिसमें सबसे पहला जो प्रोविजन होता है वो होता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, दूसरा होता है प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। कौन सी लीव? अर्नड लीव। होता क्या है, देखो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स में क्या मिलती है, हॉलीडेज मिलती है, दैट इज पेड लीव्स होती है। कौन सी लीव्स होती है? यस, पेड लीव्स होती हैं। कुछ कंपनीज में 30 दिन की, कुछ कंपनीज में 40-45 दिन की क्या होती है, पेड लीव्स होती है। यानी अगर आप छुट्टियां लोगे तो आपको आपका तनख्वाह नहीं कटेगा, आपका पैसा नहीं कटेगा। कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, जो फालतू में छुट्टियां नहीं लेते, तो उनकी जो ये छुट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर उन छुट्टियों को उन्हें पैसा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पैसा। उसके लिए क्या बना लिया जाता है, ये वाला प्रोविजन बना लिया जाता है, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। ठीक है, तो ये दो प्रोविजन आते हैं किसमें, ये दो प्रोविजन आ जाते हैं अपने प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट में। ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा बेटा, ये यहाँ बी आएगा, ये अलग से बनाया जाता है। ये है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। अपन क्या देते हैं, वारंटी देते हैं 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। वॉशिंग मशीन में तो 5-5 साल, 10-10 साल की क्या आती है वॉशिंग मशीन, सॉरी वारंटी आती है। तो उसके लिए क्या बना लेते हैं अपन, प्रोविजन बना लेते हैं और इसमें अपन पैसा डालते जाते हैं। देखो भाई, जो उसके लिए है, लेकिन जो उसमें जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो भी वारंटी दी, उसका जो भी पार्ट खराब होगा तो वो तो अपने लिए पैसों में ही आएगा ना, कुछ ना कुछ तो लगेगा पैसा अपना, अपन भी फ्री में थोड़ी बना रहे हैं। तो इसलिए अपन एक प्रोविजन बना के रख लेते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ठीक है, जब भी उस तरह का कोई नुकसान होता है तो उसमें से देते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में हमारे कितने प्रोविजन है, 2 ही प्रोविजन है। एक है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जिसमें 2 प्रोविजन आ जाते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, हम हमारे एम्प्लॉय को क्या देते हैं, ग्रेचुइटी देते हैं। दूसरा क्या जाता है बेटा, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। ठीक है, फिर उसके बाद में जो दूसरा है प्रोविजन, वो है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ठीक है, तो याद रखना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कितने प्रोविजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमारे 2 होते हैं। सबसे पहला है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जिसमें 2 आते हैं। सबसे पहला है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी और क्या है, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, सॉरी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। हो गया याद, क्लियर, समझ में आ गया? तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला हमारा हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद हमारा हो गया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, है ना। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं बस उसे अच्छे से समझो। काय पे आ गए, नॉन करेंट लाइबिलिटी पे। नॉन करेंट लाइबिलिटी का सबसे पहला सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, मॉर्टगेज लोन। ठीक, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद में क्या आता है, सेकंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्या आती है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन है, डिबेंचर्स प्रेफरेंस। कैसे याद रखना है, डिबेंचर्स प्रेफरेंस, ऊपर वाले डिबेंचर से ही याद आ जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कौन है, प्रोविजन फॉर अर्नड, सॉरी प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जिसमें कितने हैं, 2, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। हुआ याद, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में अब आ जाते हैं बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे। किस पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो मतलब हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी की हेड चल रही है, सब हेड चल रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया। अब क्या आने वाला है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। चलो, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आते हैं, जो वो बोरोइंग्स जो हमने कम टाइम के लिए क्या कर रखी है बेटा, ले रखी है। ठीक है, तो अब ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना बेटा, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स काय में आती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज में। किसमें आती है, करंट लाइबिलिटीज। चलो तो वापस से हम हमारे पेज नंबर पे चलते हैं, दैट इज पेज नंबर 2। हाँ ये देखो, तो हमने ये सारे याद कर लिए। हमने लॉन्ग टर्म, हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज के क्या क्या याद कर लिए, हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स याद कर ली, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में कुछ है नहीं याद करने को, हमने अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज याद कर लिए, और हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी याद कर लिए। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब क्या दे रखा है, अब आ गए हम करंट लाइबिलिटीज पे। कौन सी लाइबिलिटीज पे, करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। किसका, एक ही चीज का फर्क है। ये करंट है तो यहाँ पे सब शॉर्ट हो गया, क्योंकि नॉन करंट यानी लॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट, करंट मतलब अभी की करंट लाइबिलिटीज 12 महीने के अंदर अंदर, यानी क्या हो गया, शॉर्ट। अब देखो बस इतना सा चेंज है, देखो जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म, ये देखो क्या है, शॉर्ट टर्म।
ठीक है। और एक ही चेंज है ये बी वाला, बी वाले की जगह यहां पर क्या है, यहां पर है ट्रेड पेबल्स, क्या है ट्रेड पेबल, बाकी ये सेम है। अदर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे क्योंकि अदर लॉन्ग टर्म था, और यहाँ पे क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बस क्लियर। अंदर के आइटम याद करने पड़ेंगे लेकिन ये तो याद हो जाएगा ना इसी बहाने से। चलो तो करंट लाइबिलिटीज में हमारी जो सबसे पहली जो लाइबिलिटीज हमको याद करनी है, सबसे पहला जो सब हेड हमें याद करना है वो क्या याद करना है, बी ए, क्या याद करना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या याद करनी है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। चलो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी ये वो बोरोइंग्स होती हैं जो कि हमें 12 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, हमको पे करना है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, सीसी होता है, लोन पेबल ऑन डिमांड होता है। चलो तो हम इसी पे चलते हैं, इसके पेज नंबर पे चलते हैं, जो कि कौन से पेज नंबर पे दे रखा है, एक मिनट। चलो यहाँ देखो, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमको क्या क्या याद करना है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है सबसे पहला लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जैसे कि मैंने अभी हाल बताया था कि जो भी लोन कैसे पे करना होते हैं, डिमांड पे, यानी जिससे भी हमने लोन लिया है वो जैसे ही मांगेगा तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। और ये कौन सी लाइबिलिटीज में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हमें कब पे करना है, विद इन 12 मंथ। तो याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, हमको क्या याद रखना है, ये क्या है भाई, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। तो इसकी मेन हेड जो है एक तरह से बोलेंगे वो कौन है बेटा, करंट लाइबिलिटीज। क्या है, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये काय में आएगा भाई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। क्यों, क्योंकि ये जो बोरोइंग्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। भाई जो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आपको पता ही है, हमारे को बैंक क्या दे देती है, एक फैसिलिटी देती है जिसमें हम हमारे जो अकाउंट में पैसे नहीं होते उसके बावजूद भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, है ना, ऐसे कंपनीज की तो और ज्यादा लिमिट होती है, तो उस लिमिट में हम क्या निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है या जो ये कैश क्रेडिट होती है, जिसको शॉर्ट में सीसी बोला जाता है, इसका पेमेंट हमको कितने महीने के अंदर अंदर करना होता है भाई, 12 मंथ्स के अंदर अंदर। तो ये भी कौन सी लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई। और ये बोरोइंग हमने कैसे टाइम के लिए कर रखी है, कम टाइम के लिए, तो इसे हम कौन सी बोरोइंग्स बोलते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए। तो एक हो गया लोन रीपेबल ऑन डिमांड, दूसरा हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। जी हाँ, बैलेंस शीट बनाते टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कौन सी डेट को है, अभी हम 31 मार्च 2026 को है, ठीक है। तो जब हम इस डेट को पहुंचते हैं तो हमको क्या बनानी होती है, हम बना रहे होते हैं बैलेंस शीट। तो इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि अच्छा कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं जिन्हें हमें 12 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, पेमेंट करना है। जैसे मान के चलो कि डिवेंचर्स थे, 10% डिवेंचर्स हमने अभी याद किया है कि भाई डिवेंचर्स कौन होते हैं, भाई डिवेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। लेकिन जब हम 31 मार्च 2026 को बैलेंस शीट बना रहे थे तो तब हमने देखा कि अरे इन डिवेंचर्स को तो अगले साल क्या करना है, पेमेंट करना है। और कब पे करना है, अगले साल जून में ही पे करना है, यानी नेक्स्ट सेशन जो हमारा चालू होने वाला है 26-27, उसी में हमको क्या करना है, उसको पे करना है। और वो भी कब पे करना है, जून में पे करना है डिवेंचर्स को। तो विद इन 12 मंथ्स आ गया कि नहीं आ गया। तो बैलेंस शीट बनाते टाइम ये देखा जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है। कोई जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो करेंटली मैच्योर तो नहीं हो गए, जवान तो नहीं हो गए भाई, उनको पेमेंट तो नहीं करना, समझ में आ गया। तो एक ही हो गए, तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। ध्यान में रखना, आगे भी ध्यान में रखना, जो आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं बैलेंस शीट बनाते टाइम ये चेक किया जाता है कहीं अगले 12 महीने के अंदर इनको पेमेंट तो नहीं करना। अगर करना होता है तो उनको उठा के यहाँ पे लिख दिया जाता है करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिखा जाता है, ताकि हमें याद रहे कि भैया इनका क्या करना है, पेमेंट करना है। नेक्स्ट कौन होगा बेटा, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स। कोई भी किसी भी तरह का लोन जिसे हमें 12 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, पे करना है, तो वो भी हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और ये हमारी कौन सी बोरिंग में आती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। हमने कम टाइम के लिए क्या कर रखा है, पैसा बोरो कर रखा है। तो ये 4 आइटम हमको याद करने हैं और आई थिंक अभी तक याद हो गए होंगे। चलो तो फटाफट मेरे साथ में रिवाइज कर लो। सबसे पहला क्या है बेटा, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। कब पे कर रहे हैं भाई, जब डिमांड करेंगे तभी पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट क्या है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, या जो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं वो अगली साल क्या हो रहे हैं भाई, मैच्योर हो रहे हैं, 12 महीने के अंदर अंदर उनका क्या करना है, पेमेंट, वो भी यहीं आएंगे। और लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। अदर पार्टीज से जो हमने लोन लिया है और जिसका पेमेंट हमको कितने महीने के अंदर करना है, 12 महीने के अंदर, वो भी कहाँ आएंगे भैया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, ठीक है। यानी मेन हेड क्या है बेटा, करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड क्या आएगी इनकी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगी, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट फिर उसके बाद में और आइटम्स क्या है यहाँ पे, जैसे कि कुछ डिपॉजिट्स हो, ठीक है, जो कि एक तरह से हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि जनरल पब्लिक जो होती है वो क्या करती है, पैसा डिपॉजिट कर देती है कंपनीज के पास में। अगर वो हमको 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है तो वो भी यही शो करते हैं। और अदर लोन्स एंड एडवांसेस, किसी भी तरह के अदर लोन्स एंड एडवांसेस हैं जिनका पेमेंट हमको 12 महीने के अंदर अंदर करना है, तो वो भी यहीं पर आएंगे।
याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में वापस से चलते हैं हमारे करंट लाइबिलिटीज वाली हेड में। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स याद हो गई, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बाद में क्या आएगा, हाँ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के बाद में हमारा सेकंड क्या आएगा बेटा, सेकंड आएगा हमारा ट्रेड पेबल्स। क्या आएंगे, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल यानी सेलिंग और बाइंग की वजह से जो आते हैं, तो सेलिंग और बाइंग, सेलिंग की वजह से तो ट्रेड पेबल आएंगे नहीं, सेलिंग की वजह से आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि हम उधारी में सेल करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड पेबल आते हैं किसकी वजह से, बाइंग की वजह से। किसकी वजह से, बाइंग की वजह से। तो बाइंग की वजह से क्या होता है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी यहाँ पे सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, या तो सन्ड्री पेबल्स, ठीक है, और दूसरा आइटम क्या याद रखना है हमको, बिल्स पेबल। समझ में आ गया। ये दो आइटम अगर आपको दे रखे हैं तो इनकी जो मेन हेड है, मेन हेड आएगा करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, और फिर इनकी जो सब हेड है वो कहां पर आएगा, ये आएंगे ट्रेड पेबल्स में, ठीक है। तो बस ये दो ही आइटम है ट्रेड पेबल्स में, तो ध्यान में रखना है हमको कि ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है बेटा। ट्रेड पेबल्स में आएगा आपका एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे, बिल्स पेबल, ठीक है। क्या याद रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। और हमको पता ही है कि ये दोनों कौन है बेटा, ये दोनों होती हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज। क्यों, क्योंकि इनका पेमेंट हमको कितने महीने के अंदर करना है, 12 महीने के अंदर। तो मेन हेड क्या हो गई, मेन हेड हो गई करंट लाइबिलिटीज, और इसकी जो सब हेड है, सब हेड क्या हो गई भैया, ट्रेड पेबल्स हो गई। लो हो गए याद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन है भाई, अदर करंट लाइबिलिटीज। चलो तो अदर करंट लाइबिलिटीज के नोट नंबर पे चलते हैं, और उधर से मैं आपको बताता हूं। अदर करंट लाइबिलिटीज यानी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। आ जाओ, हाँ ये रहे। अब देखो ट्रेड पेबल्स तो हमने याद ही कर ही लिए है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। आ जाओ अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है बेटा। अदर करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला आ गया इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। याद है डिवेंचर्स वाले चैप्टर, उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है, लेकिन और क्या हो गया, बट नॉट ड्यू, सॉरी इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। यानी इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ। ड्यू नहीं हुआ मतलब कि उसका भी पेमेंट नहीं करना है, समझ में आया। लेकिन इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया, अक्रू हो गया मतलब बेटा एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करा, तो हमारे लिए क्या होता है, ये लाइबिलिटी होता है। और ये हमारे लिए अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है। क्यों आता है अदर करंट लाइबिलिटीज में, उसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि ये अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता। इसलिए ये जितनी भी आपको अपने मेन बिजनेस से अलग जो चीजें होती हैं वो काय में चली जाती हैं, वो अदर्स में चली जाती हैं। जैसे कि ये इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, यानी इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया और क्या हो गया, ड्यू भी हो गया, लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं करा, उसको पे नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2026 आ गई, 31 मार्च 2026 को पूरे साल भर का हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट अक्रू भी हो गया और इंटरेस्ट 31 मार्च को ही पे करते हैं, तो इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया, ठीक है। अभी पे नहीं किया, कब पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर विद इन 12 मंथ्स हमको उसे पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमको क्या मिल गई भाई, इनकम पहले से मिल गई, है ना। जब हमको यहाँ इनकम पहले से मिल जाती है तो ये हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी का की होती है, यहाँ लाइबिलिटी होती है बेटा सर्विस देने की। क्या देने की, सर्विस देने की। तो नेक्स्ट क्या याद रखना है हमको, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहां पर आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी करंट लाइबिलिटी में आएगा। लेकिन क्या ये हमारी शॉर्ट टर्म, क्या हमने यहाँ पैसा बोरो कर रखा है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। पहली वाली हेडिंग क्या आती है करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्या हमने यहाँ पे पैसा बोरो करा है, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरी हेडिंग क्या आती है, ट्रेड पेबल। क्या ये हमारा बाइंग सेलिंग के वजह से आया है, नहीं आया भैया, ठीक है। अभी आपकी बाइंग सेलिंग तो हुई ही नहीं है। तो ट्रेड पेबल्स में वैसे भी दो ही चीजें आती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्या आता है, यस बिल्स पेबल, तो उसे भी छोड़ दो। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज या अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, सॉरी नॉट बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारी अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सेम इन दोनों के लिए भी है। ये यहाँ पे हमने कोई पैसा बोरो थोड़ी कर रखा है, यहाँ पे तो इंटरेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट की। पैसा जो बोरो कर रखा है वो कहाँ आएगा, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, क्लियर है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। लेकिन उनका जो ब्याज है, जो ड्यू पड़ा हुआ है, वो हमारे लिए क्या होती है बेटा, अदर करंट लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, अनपेड डिविडेंड्स। कौन सा डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, यानी कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड। एज ए कंपनी हम हमारे शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। लेकिन होता क्या है, देखो अब आजकल तो क्या हो गया कि अपन
ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो सबके अकाउंटों में चला जाता है। ठीक है, अब क्या ये बहुत कम होने लगा कि इस तरह का अनपेड डिविडेंड्स आए। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता था ना, पहले के टाइम पे चेक्स भेजे जाते थे। क्या भेजे जाते थे? चेक्स भेजे जाते थे एज ए डिविडेंड। तो एड्रेस चेंज होने की वजह से या सही एड्रेस नहीं होने की वजह से वो चेक्स वापस आ जाते थे कंपनी के पास। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे अकाउंट में कुछ फॉल्ट होने की वजह से, अकाउंट नंबर चेंज होने की वजह से, आईएफएससी, क्योंकि आजकल बैंक मर्ज होते रहते हैं, तो उसके वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है कि जो अपना अकाउंट होल्डर या अपना डिविडेंड जो शेयर होल्डर है उसके अकाउंट में क्या ना पहुंचे, डिविडेंड ना पहुंच पाए। तो वो आता है अनपेड डिविडेंड में। किसमें आता है? अनपेड डिविडेंड। ठीक है, लेकिन हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो बेटा साल भर के अंदर अंदर हमको उसे डिविडेंड देना है, या वो क्लेम करेगा या जो भी प्रोसीजर XYZ। आप लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और जो अनपेड डिविडेंड है यानी जो पे नहीं हो पाया XYZ किसी भी रीजन की वजह से, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स हमको उसे पे करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है? नहीं भैया, हमने उससे पैसे बोरो थोड़ी करे। क्या ये हमारा ट्रेड पेबल है? बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लिए क्या है? अदर करेंट लाइबिलिटी। इसलिए क्या में जाएगा? अदर करेंट लाइबिलिटी में। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मैंने समझाया था, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, तो टाइम से पहले हमको क्या दे देते हैं? पैसा दे देते हैं। तो उनका पैसा कहां जाता है? कॉल्स इन एडवांस में। हमने उनसे कोई पैसा बोरो किया, क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं आएगा? क्या बाइंग सेलिंग की वजह से? बिल्कुल नहीं आएगा। तो कौन सी हेडिंग बची? यस, अदर करेंट लाइबिलिटी। तो कॉल्स इन एडवांस कहां जाएगा भाई? कॉल्स इन एडवांस जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी में। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। ठीक है, हमारे क्या है? अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हैं, यानी कुछ डिपॉजिट्स हैं जो मैच्योर हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उनको क्या नहीं दिया है? पैसा नहीं दिया। प्लस इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, और उनके ऊपर क्या अक्रू हो चुका है बेटा? इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। तो वो भी कहां पर आते हैं? अदर करेंट लाइबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। सेम विद अवर डिबेंचर्स आल्सो। कुछ डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं? अपने मैच्योर हो जाते हैं और उनके मैच्योर होने के बाद उन पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी अक्रू हो जाता है, वो अपन ने नहीं दिया, तो वो भी कहां पर आएगा? वो भी यहीं पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इनके इंटरेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? इंटरेस्ट की। क्लियर है? जो मैच्योर्ड डिबेंचर्स हैं या जो मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हैं वो तो कहां जाएंगे? वो तो आपकी ऊपर से हटके करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में वो आ जाएंगे। उनके इंटरेस्ट की बात हो रही है कि भाई कुछ आपके मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हैं, मैच्योर्ड क्या है? डिबेंचर्स हैं, यानी कि अब उनका टाइम आ गया है पैसे देने का, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कहाँ शो करेंगे? उनके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। किस में शो करेंगे भाई? आपके करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में इसको अपन शो करेंगे। ठीक है, और देखते हैं और आइटम है क्या? नहीं है। चलो, तो भाई इसमें हमको यही सारी चीजें याद रखनी है कि अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट। सबसे पहले तो ध्यान रखना है क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अक्रू ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू नॉट ड्यू। चाहे डिबेंचर्स हो चाहे लोन हो, सबका इंटरेस्ट यहीं आना है। यहाँ तक कि डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी कहाँ आना है? यहीं आना है, क्योंकि ये बोरोइंग नहीं है बेटा, ये ब्याज की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है। ट्रेड पेबल में भी नहीं आएगा तो क्या बचा? अदर करेंट लाइबिलिटीज में ही आएगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद में आपके अनपेड डिविडेंड्स हो गए, आपके कॉल्स इन एडवांस हो गए, ये सब कहाँ आने हैं? यहीं पर आने हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अदर करेंट लाइबिलिटीज में इसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बेटा कहाँ आते हैं? अदर करेंट लाइबिलिटीज में ही आते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में इसमें जो एक और चीज मेंशन नहीं है, वो एक और चीज कौन सी है बेटा? वो और बता देता हूं मैं। हाँ ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑलरेडी इसमें मेंशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ही क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ही अनअक्रूड इनकम होती है, तो इसका भी ध्यान में रखना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या बोलते हैं? अनअक्रूड इनकम। कौन सी इनकम? ये आपकी अनअक्रूड इनकम होती है, अदर नेम। ठीक है, तो ये भी यहीं पे आता है। और एक और चीज जो इसमें रह गई थी वो क्या रह गया बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर किसी भी तरह के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो ये भी हमारे लिए क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में भी किस में आएगा? ये बोरोइंग नहीं है, ये ट्रेड पेबल नहीं है, यानी क्या बचा? अदर करंट लाइबिलिटी है, तो ये उसमें आएगा। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, ऊपर के याद रख लो, बाकी के अपने आप याद रह जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा। चलो, अब इसके बाद क्या दे रखे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखे होंगे। चलो अपने उस पर चलते हैं, हेडिंग पे। चलो, तो करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद क्या हो गया हमारा? ट्रेड पेबल्स हो गया, अदर करंट लाइबिलिटीज हो गई। लास्ट क्या बचा बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अपन क्या बनाते हैं? कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बनाते हैं
तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रोविजन होता है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। याद है? सॉरी, हाँ, तो सबसे पहला प्रोविजन आप हमेशा याद रखना, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, सबसे पहला प्रोविजन हमारा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो बैड डेब्ट्स होते हैं वो हर साल होते हैं। समझ में आया? इस वजह से। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा जो हमको याद रखना है इसमें, वो कौन सा याद रखना है? चलो एक एक करके अच्छे से लिख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सबसे पहला हमारा जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया वो हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक, या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, दूसरा जो हो गया, इसी से एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये भी यहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक और जो प्रोविजन है जो आपको अभी शायद नहीं पता होगा, लेकिन हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जिन्होंने कैश फ्लो पढ़ लिया होगा उनको ये याद आ गया होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या करते हैं बेटा, इस साल का टैक्स कब भरा होता है? नेक्स्ट ईयर भरा होता है, लेकिन उसका प्रोविजन हम उसके लिए पैसे इसी साल अलग से निकाल के रख लेते हैं और टैक्स कब पे करते हैं? इस प्रोविजन में से अगली साल। तो ये हमारे कौन से प्रोविजन होते हैं? ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं, जो कि 12 महीने के लिए बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो अब और देख लेते हैं, कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया, उस पर चलते हैं हमारे क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, और उसमें देखते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में और क्या चीजें आती हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए थे, हमने याद करे थे। चलो आ जाओ, ये रहे। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में देखो बेटा, मैंने जो बोले थे वो ही है। ठीक है, एक तो आपका आ गया डाउटफुल डेब्ट्स या डिस्काउंट फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और एक और क्या आ गया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। लेकिन जो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट है ना, इसमें सिर्फ एक ही आता है, वो भी कौन सा वाला आएगा, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव। क्योंकि है ना, जो अर्न्ड लीव है ना, वही आपका करंट रहेगा। क्लियर है? अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट बता रहे हैं और ये मेंशन नहीं करा कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी है या प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव है, तो आप बिल्कुल बिंदास इसको काय में डाल आना, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में डाल आना। यानी कि ये काय में आ जाएगा, इसकी अगर मेंशन नहीं किया है, क्या मेंशन नहीं किया है कि प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव है, अगर अर्न्ड लीव वाला आ जाए तो काय में पुट कर देना इसको, क्योंकि इधर मेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, बस क्या लिख दिया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट लिख दिया। यहाँ मेंशन ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए बनाया है या लॉन्ग टर्म वाला प्रोविजन है। तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है इसको, बाय डिफॉल्ट आप मान के चलना कि ये नॉन करंट लायबिलिटी है, और इसको काय में डाल देना, आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में डाल देना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और अगर मेंशन कर दें कि काय के लिए बनाया, भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ठीक है, जो कि अर्न्ड लीव के लिए बनाया जाता है, तो फिर इसको आप कहाँ मेंशन करना, फिर आप इसको यहाँ पे करंट लायबिलिटी में मेंशन करना, किसके अंदर आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, तो मेन इसमें यहाँ पे ये दो हैं, और एक और जो है वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समझ में आ गया? क्लियर है? याद रहेगा? चलो, तो इसी के साथ हमारे क्या खत्म हो गई, हमारी करंट लायबिलिटीज के हमने सारे क्या कर लिए बेटा, अच्छे से याद कर लिए हैं। हाँ, तो हमारी करंट लायबिलिटीज हो चुकी हैं सारी, जिसमें हमने क्या क्या याद कर लिया, यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स याद कर ली, ट्रेड पेबल्स याद कर लिए, अदर करंट लायबिलिटीज याद कर ली, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस याद कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, अब हम याद करेंगे हमारी एसेट्स। एसेट्स में क्या आती है बेटा, मेजर जो हेड होती है वो होती है आपकी एसेट, फिर इसमें सब हेड जो आता है आपका वो क्या आ जाएगा, या मेन हेड क्या आ जाएगी, ये मेजर हेड हो गया। फिर मेन हेड क्या आता है, इसमें नॉन करंट एसेट्स आ जाता है। फिर उसके बाद में अब जो ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, और इसके दो हेड हो जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो हो गए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे दोनों कवर कर लिए। फिर इसके अंदर इन्होंने डिवीजन कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये हो गया टेंजिबल एसेट्स के लिए, और फिर हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में कितनी हेडिंग है, 4 हेडिंग है, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। टेंजिबल एसेट्स के लिए उसमें सारी टेंजिबल एसेट्स आती हैं। फिर आती है इंटेंजिबल एसेट, सेकंड हेडिंग किसकी होती है, इंटेंजिबल एसेट की होती है। फिर आती है थर्ड हेडिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसे कि बिल्डिंग बन रही है, किसी भी तरह की टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, तो वो काय में आ जाती है, वो आ जाती है आपकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाती है। ठीक है, किसी भी तरह की टेंजिबल एसेट अगर किसमें है, वर्किंग में है, मतलब वो बन रही है, ठीक है, अभी पूरी नहीं बनी, जैसे बिल्डिंग बन रही है, कोई मशीन बनवा रहे हो आप, ठीक है, कोई प्लांट बनवा रहे हो, तो अभी पूरा बना नहीं है, तो वो काय में आता है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो,
ठीक है, पेटेंट ले रहे हो, कॉपीराइट ले रहे हो, ट्रेडमार्क ले रहे हो, लेकिन अभी वो क्या है, अभी वो प्रोसेस में है, अभी तक क्या नहीं हुआ है, आपको वो मिला नहीं है, ठीक है, तो वो काय में आता है, वो आता है आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में, ठीक है। चलो, तो अब इससे पहले हम क्या याद करेंगे, हम देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आता है। सारी टेंजेबल फिक्स एसेट, यानी कि वो फिक्स एसेट जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारी की सारी किसमें आती हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आती हैं। चलो, तो यहां पे देखो आप, ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सारी टेंजेबल एसेट्स है जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब चीजें आपको पता है। अदर सच एज लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, लाइफ स्टॉक भी आपको पता है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद में सेकंड हेडिंग अपनी कौन सी है, सेकंड है उसमें अपनी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में सारी वो एसेट्स आती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन ये आपकी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है, गुडविल, नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म एंड इट इज परचेज गुडविल। यहाँ पे कौन सी गुडविल आती है, परचेज। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ब्रांड्स हो गया, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी आपको पता ही है, एप्पल का ट्रेडमार्क है, नाइकी, प्यूमा, सबके अपने अपने क्या ले रखे हैं, इन्होंने ट्रेडमार्क ले रखे हैं, और ये भी क्या होती है, एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट। कंप्यूटर सॉफ्ट, बिकॉज दीज एग्जिस्ट इन पेपर्स, ये सिर्फ काय में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, पेपर्स में, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। मास हेड्स पब्लिशिंग टाइटल, जैसे आपने देखा होगा द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। तो ये जो आपके न्यूज़पेपर के, मैगजीन्स के जो मास्टर हेड्स हैं, ये इनके क्या ले लेते हैं, मस्ट हेड्स ले लेते हैं, ठीक है। पब्लिशिंग टाइटल्स रजिस्टर करा लेते हैं, तो फिर सिर्फ ये यूज कर सकते हैं। जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, तो इकोनॉमिक टाइम्स सिर्फ इकोनॉमिक्स टाइम्स वाला जो न्यूज़पेपर है वो ही यूज कर सकता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसे रजिस्टर करा लिया। तो ये उनके क्या होगा बेटा, ये इनके लिए इंटेंजिबल एसेट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, अदर इंटेलेक्चुअल राइट्स हो गए, रेसिपीज हो गई, किसी ने अपनी रेसिपी को रजिस्टर करा लिया है, फॉर्मूले हो गए, मॉडल्स हो गए, डिजाइन हो गए, प्रोटोटाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। लाइसेंस ले लिया, फ्रेंचाइजी ले ली, तो ये लाइसेंस, फ्रेंचाइजी क्या है, ये सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। दीज एग्जिस्ट इन पेपर्स, ये काय में एग्जिस्ट करती है बेटा, पेपर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान रखना है कि ये इंटेंजिबल एसेट है। और जब भी पूछा जाए आपसे, क्या करा जाएगा, अब जब भी पूछा जाएगा ना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सर लिखे कैसे, लिखे कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सब हेड हो रही हैं। कितनी हो रही हैं, यस, दो सब हेड हो रही हैं और एक मेन हेड हो रही है। तो जब भी आपकी इन चीजों से कोई भी आइटम पूछा जाए, तो आपको बस क्या लिखना है, आप मेन हेड में लिखना नॉन करंट एसेट्स, कौन सी एसेट, यस, नॉन करंट एसेट, और सब हेड में आप क्या लिख देना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर आप ऐसे लिख के आते हो तो वो भी सही है, अगर आपने मेन हेड में लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और अगर फिर इंटेंजिबल है तो आपने इंटेंजिबल लिख दिया, इंटेंजिबल एसेट लिख दिया, और अगर टेंजिबल है तो आपने क्या लिख दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दिया, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लासिफिकेशन सही करके आना है। समझ में आया, आप ज्यादा रॉन्ग नहीं हो सकते, ये तो एकदम सही है, दोनों में आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा सही है पहला वाला। पहला वाला क्या, कि अगर आपसे टेंजिबल एसेट पूछा जाए चाहे इंटेंजिबल एसेट पूछा जाए, आपको पता है कि ये अपनी नॉन करंट एसेट है, ये लंबे टाइम चलने वाली एसेट है, तो मेन हेड में लिख देना नॉन करंट एसेट, और सब हेड में लिख देना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। समझ में आ गया। आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी इसका डिवीजन कर सकते हो, नॉन करंट एसेट, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के बाद में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट लिखने के बाद आपको लग रहा है यार हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले, वैसे तो खैर नहीं काटेगा, और इंटेंजिबल एसेट है तो उसी में आप नीचे क्या कर सकते हो, एक ए या बी लिख के आप क्या लिख सकते हो, इंटेंजिबल एसेट। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया भाई हमारा, क्या हो गया, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में पहली वाली हेडिंग थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसमें सारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आएंगी, ठीक। दूसरी क्या थी, इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि हमने ये सारी की सारी याद कर ली। तीसरा उसमें क्या था बेटा, तीसरा उसमें आएगा आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है, कोई भी आप फिक्स एसेट अभी बना रहे हो, पूरी तरह से नहीं बनी, वो उसमें आती है। नेक्स्ट क्या होता है फिर आपकी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई आप इंटेंजिबल एसेट बनवा रहे हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, वेबसाइट बनवा रहे हो, कॉपीराइट ले रहे हो, पेटेंट ले रहे हो, अभी तक मिला नहीं है, तो वो अंडर डेवलपमेंट। तो उनका याद रखना, ये दोनों की दोनों हमारे लिए क्या है बेटा, नॉन करंट एसेट्स हैं, और इनका जो हेडिंग है वो काय में आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में क्या आता है अपना, फिर आती है हमारी नॉन करंट एसेट। चलो पहले हम अपनी मेन जो बैलेंस शीट है उस पर चलते हैं। यहाँ देखो, तो ये हो गई अपनी, ये सारी चीजें हो गई। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट आएगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट आएंगी,
नॉन करेंट। तो देख लो बेटा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट काय में आएगा, जो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कौन सी वाली हेडिंग में आने वाला है, नॉन करेंट एसेट्स। किस में आएगा, नॉन करेंट एसेट क्या है इनकी, नॉन करेंट एसेट से हमारी मेन हेड, फिर उसके बाद में सब हेड क्या आएगी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब हमको देखना है कि भाई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या आता है। अब सुनो, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट काय में करते हैं, या तो हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। या तो हम किसी कंपनी के क्या खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। समझ में आ गया, क्लियर है। या तो हम क्या खरीद लेते हैं, या तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डिवेंचर्स खरीद लेते हैं। तो बस ये होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, तो मैं आपको फटाफट अपन नोट्स टू अकाउंट्स में देख लेते हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आते हैं, और उनको हम वहीं के वहीं अच्छे से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। इधर आओ, ये देखो भाई, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। हमने किसी प्रॉपर्टी में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो कोई हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं खरीदी है, हमने उसे क्यों खरीद लिया, क्यों भाई उसके अगर फ्यूचर में उसके दाम बढ़ेंगे तो हम उसे क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हमने किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, ये खरीद लिए। या इन्वेस्टमेंट कर दिए किसमें, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में। इन्वेस्टमेंट कर दिए भाई म्यूचुअल फंड, टीवी पे देखते हो, याद रखना, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली, है ना। फिर क्या करा भाई, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, हमने किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। या किसी भी अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, समझ में आया। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, सर समझ में कैसे आएगा नॉन करेंट है या करेंट है। देखो बेटा, ज्यादातर क्या होता है ना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए हैं, ठीक है, ये हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। म्यूचुअल फंड्स तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे, या ये आपका पार्टनरशिप फर्म में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये ज्यादातर अपन इन चीजों में लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, लंबे टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपकी कौन सी एसेट्स में आएगा, ये आपकी नॉन करेंट एसेट्स और आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं, अनटिल एंड अनलेस दे स्पेसिफाई। पहली बात तो इक्विटी शेयर्स कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं खरीदेगा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते ही नहीं है। समझ में आई बात की नहीं है। तो इस वजह से अगर मेंशन नहीं है तो आप तो बिंदास इसको क्या मान के चलना कि ये आपकी नॉन करंट एसेट्स है, और ये काय में आएगा, अगर नॉन करंट एसेट्स तो अंडर किस में आएगा, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं, इंटेंजिबल एसेट नहीं, ये क्या है, ये हमारे नॉन इन्वेस्टमेंट है, तो काय में आएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में ये सारी चीजें आएंगी। आई होप अच्छे से याद आ गया होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे याद रखो ना कि हम काय में इन्वेस्ट करते हैं, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, हम डिबेंचर्स खरीद लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। और कौन बेचता है भाई, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, हम और काय में इन्वेस्ट करते हैं, यस एज ए कंपनी हम पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप वो तो हो ही नहीं सकती बेटा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ही होगी, या किसी भी अदर तरह की नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हो गया याद, क्लियर, अच्छे से याद है, इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ऐसे के ऐसे आपको आधे से ज्यादा काम मिल जाएंगे, आपको अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी मिल जाएंगे। चलो, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट याद आ गया, हो गया अच्छे से। चलो वापस चलते हैं अपनी मेन बैलेंस शीट पे। तो ये लो भाई, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो सी दे रखा है, यानी कि जो आपकी नॉन करंट एसेट्स में और जो हेडिंग आती है वो क्या आती है बेटा, वो आती है डिफर्ड टैक्स एसेट। क्या आती है, डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमको एडवांस टैक्स भरना होता है। तो कभी कभी हम एडवांस टैक्स कैसा भर देते हैं बेटा, ज्यादा भर देते हैं, और हमारी लाइबिलिटी कैसी होती है, कम होती है। मान के चलो कि हमने एडवांस टैक्स भर दिया 100 करोड़, और हमें भरना सिर्फ कितना था, हमको भरना था सिर्फ 90 करोड़। तो वो 10 करोड़ रुपए हमारे लिए क्या हो गए बेटा, एसेट हो गए, दैट इज डिफर्ड टैक्स एसेट। अब वैसे तो क्या होता है, कंपनी वाले चाहे तो रिफंड ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिफंड नहीं लेती, जब अगली बार टैक्स भरना होता है वो उसमें से एडजस्ट करा देती हैं। तो उसे कहां शो करा जाता है, डिफर्ड टैक्स एसेट में शो किया जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या बची, हमारी अदर नॉन करंट एसेट। चलो अब लास्ट में हम याद करेंगे कि भाई हमारी अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आते हैं। चलो नोट्स टू अकाउंट्स में देखते हैं, इधर आओ। चलो अब इधर देखो, जो आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स होती हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या होते हैं बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कौन से डिपॉजिट्स होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि जो हम लाइट वाइट लेते हैं, स्पेशल जो हम लाइट लेते हैं अपनी फैक्ट्री या उसके लिए, तो उसके लिए हमसे अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या करा जाता है, करवाया जाता है, ठीक है। या टेलीफोन, टेलीफोन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर अलग से हमने स्पेशल तरह के टेलीफोन या वो लिए हैं तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स करना पड़ता है,
ठीक है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स यहाँ आते हैं। इनमें से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, रिफंडेबल भी होते हैं, तो ये लंबे टाइम के लिए करे हैं। मतलब जब हम वो सर्विस वापस मतलब लेना बंद कर देंगे तब हमको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाता है, वापस मिलता है। ठीक है, तो वो लंबे टाइम के लिए होते हैं, इसलिए भी हमारे नॉन करंट एसेट्स से क्यों, क्योंकि उसके वजह से हमको वो सर्विस मिल रही है। ट्रेड रिसीवेबल, कुछ ट्रेड रिसीवेबल होते हैं जो लंबे टाइम के लिए रहते हैं, यानी कि जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल लेती है उससे ज्यादा टाइम क्या लगेगा भाई, हमको पैसे रिकवर करने में लगेगा 12 महीने से ज्यादा। बाय डिफॉल्ट तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की होती है, कुछ बिजनेसेस की ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा भी होती है, वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनवा के समझा दूंगा। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल वही सेल परचेज की वजह से आते हैं, लेकिन कुछ सेल परचेज की वजह से कुछ उधारी कैसी होती है, अपनी ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम लगता है वो पैसा रिकवर होने में, तो फिर वो काय में आता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल में आता है। नेक्स्ट क्या है, अदर इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक है, कुछ इंश्योरेंस क्लेम होते हैं, ठीक है, जो हमने डाले हुए हैं, लेकिन उनका पैसा कब मिलेगा बेटा, हमको हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिलेगा या 12 महीने के बाद मिलेगा, तो वो हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट, क्योंकि आज नहीं तो कल क्या होगा, पैसा आएगा। वैसे ही आपके किसके साथ, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेड रिसीवेबल, अदर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में हमारे क्या क्या आएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आएंगे, जो हमने लाइट लेने के लिए, टेलीफोन के लिए जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स करा है वो। ठीक, और क्या आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल, जिनसे पैसा बेटा 12 महीने के बाद हमको रिकवर होगा या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वो पैसा मिलेगा, या अदर इंश्योरेंस क्लेम, या हमने कोई इंश्योरेंस क्लेम डाला है जिसका पैसा हमको मतलब हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के बाद 12 महीने के बाद मिलेगा, तो वो हमारा काय में आता है, वो पैसा हमारा नॉन करंट एसेट्स में आता है। ये एसेट है क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा क्या होगा, वापस आएगा। हो गई अदर नॉन करंट एसेट्स। तो इसी के साथ हमारी क्या हो गई, इसी के साथ हमने क्या याद कर ली बेटा, इसी के साथ हमने हमारा पूरा का पूरा वो याद कर लिया क्या, यस, हमारी नॉन करंट एसेट्स क्या हो गई है, ये हमारी नॉन करंट एसेट्स की हमने सारी हेड्स क्या कर ली हैं, याद कर ली हैं। चलो वापस से हमारी मेन बैलेंस शीट पे चलते हैं। चलो, तो ये आ गई हमारी एसेट वाली साइड, जिसमें हमने क्या कर लिया, नॉन करंट एसेट्स याद कर ली। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, फिर इंटेंजिबल एसेट्स याद कर ली, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर हमने क्या याद कर लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स याद कर लिए, जिसमें क्या क्या थे, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गई, ट्रस्ट सिक्योरिटीज हो गई, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड हो गए, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म हो गया, और क्या याद कर लिया हमने, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर अदर नॉन करंट एसेट्स में भी हमने याद कर ली, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जो हम स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए जो हम डिपॉजिट करते हैं, वो टेलीफोन के जो स्पेशल लाइन लेने के लिए या उसके लिए हम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वो हो गया। उसमें हमने और क्या देख लिया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ट्रेड रिसीवेबल, और सॉरी लास्ट वाले क्या थे आपके, अदर किसी भी तरह की करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसके बाद में अब क्या याद करना है हमको, अब हमें याद करनी है भाई करंट एसेट्स। क्या याद करनी है, करंट एसेट। अब इधर सुनो, जो आपकी ये थी ना, इसी में भी वही सेम चीज चलती है। सबसे पहले आती है आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स, वहां पे क्या थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सबसे पहले क्या आते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। चलो आ जाओ, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आप देखोगे बहुत सारी चीजें तो वही हैं, आधे से ज्यादा चीजें वही है जो हमने ऑलरेडी किसमें याद कर लिया है, हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में याद कर लिया है। अब आपको कैसे समझ में आएगा, आपको तो बस ऐसे याद रखना है, अगर मेंशन नहीं किया तो नॉन करंट एसेट्स ही माननी है उनको। ठीक है, कुछ सिमिलर मिलेंगी। इधर आ जाओ, देखो ये हो गया था, ये देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स में देखो वही इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, जो आपने 12 महीने से कम के लिए करा है। अगर मेंशन कर दें कि भाई शॉर्ट टर्म है तो कहाँ आएंगी, तो आएंगी आपकी करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में भी किस में आएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स में। अगर मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट हम ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए ही करते हैं, तो काय में मेंशन करोगे, नॉन करंट एसेट्स और यस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देख लो, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट इन ट्रस्ट सिक्योरिटी सेम चीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो बाय डिफॉल्ट बेटा इन सब, इसमें पार्टनरशिप नहीं आएगा। देखो पार्टनरशिप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में पैसा 12 महीने के लिए नहीं लगाया जाता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पार्टनरशिप नहीं है। बाकी सारी चीजें हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो हम क्या मान के चलते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा तो हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, यस हमारा ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यानी नॉन करंट एसेट्स है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। और अगर मेंशन कर दें तो फिर कहां लिखना है, तो फिर हमको इन्हें करंट एसेट मानना है कि भाई शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो फिर करंट एसेट्स में आएगा। और काय में आएगा, फिर हमारा ये करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग है इन्वेंट्रीज है। चलो मैं दिखा देता हूं पहले, फिर अपन यहाँ पे वापस से आएंगे। हाँ चलो यहाँ देखो,
तो करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट हो गए। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारी इन्वेंट्रीज, क्या है इन्वेंट्रीज। तो आ जाओ इन्वेंट्रीज देखते हैं। तो इन्वेंट्रीज, चलो आ जाओ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री काय काय की होती है बेटा, इन्वेंट्री होती है आपके रॉ मटेरियल की, और कुछ होते हैं आपके WIP गुड्स, यानी कि जो 60-70% कंप्लीट हो चुके हैं, विच आर नॉट रेडी फॉर सेल, उनकी भी हमारे पास इन्वेंट्री होती है। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। लूज टूल्स, चाबी पाने जो होते हैं, वो बेटा अपनी करंट एसेट होते हैं। देखो होने को तो क्या है ना, वो बहुत लंबे चलते हैं, शायद आपके घर में भी कुछ टूल्स होंगे, है ना, पाने हो गए, वो सब हो गए, वो आपसे भी पुराने होंगे, लेकिन क्या है ना, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। इस वजह से उन्हें किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, करंट एसेट। और करंट एसेट में वो काय में आते हैं, इन्वेंट्रीज में, क्योंकि हम उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं। बहुत सारे चाबी पाने होते हैं सॉरी, बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो हो गए आपके स्पेयर पार्ट्स हो गए, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहती हैं, उनमें बड़ी बड़ी मशीन्स लगी रहती हैं, और मशीनों के कुछ पार्ट्स होते हैं जो बार बार टूटते रहते हैं, तो उनको बड़ी जल्दी ही क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो उनकी भी हम क्या मेंटेन करके रखते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे 4-5-6 आइटम तो यूं ही याद रह जाएंगे, कि जैसे रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, दीज आर गुड्स जो अभी रेडी फॉर सेल नहीं है। फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड आते जाते में जो स्टॉक इन ट्रेड रहते हैं, यानी जो उसमें है, वो भी हमारे क्या है, वो भी हमारी कौन सी काय में आते हैं बेटा, इन्वेंट्री में। स्टोर एंड स्पेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम बकायदा एक स्टोर मेंटेन करके रखते हैं जिसमें हम स्पेयर्स रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो हमारे पास बहुत सारी मशीन होंगी, वो मशीन्स कंटिन्यूसली चलती हैं, जिसकी वजह से उनका रेगुलर जो आइटम होता है वो बार बार टूटता रहता है, तो वो हम जल्द से जल्द रिप्लेस कर सकें, इसलिए हम उसके स्पेयर मेंटेन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा मशीन बंद रहेगी उतना नुकसान होता है, तो इस वजह से हम स्टोर एंड स्पेयर्स मेंटेन करके रखते हैं। लूज टूल्स, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि हमारे जो गुड्स है वो काहे में, अभी ट्रांजिट में, अभी वो ट्रांसपोर्ट में है, तो वो हमारी कौन सी एसेट्स होते हैं, करंट एसेट होते हैं। और काहे में आते हैं बेटा, इन्वेंट्रीज में, काहे में आते हैं, इन्वेंट्रीज। तो फटाफट रिवाइज करते हैं कि भाई इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा। इन्वेंट्रीज में हमारा रॉ मटेरियल आएगा, फिर आएंगे हमारे WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आएंगे हमारे फिनिश्ड गुड्स। कौन से गुड्स? फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक हमारा काय में है, ट्रेड में है, बाइंग सेलिंग में है। फिर उसके बाद में हमारे लूज टूल्स आ जाएंगे, हमारे स्पेयर्स, सॉरी स्टोर एंड स्पेयर्स आ जाएंगे, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट। जो गुड्स काय में है बेटा, ट्रांजिट में है। तो गुड्स से रिलेटेड जो भी चीजें हो हमेशा ध्यान में रखना, वो इन्वेंट्रीज में आती हैं। और इन्वेंट्री हमारी कौन सी एसेट होती है, करंट एसेट होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 साल के अंदर अंदर काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो याद रहेगा। चलो फटाक से एक और बार रिवाइज करते हैं। तो इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा, इन्वेंट्रीज में आएगा हमारा रॉ मटेरियल, WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, और लास्ट में क्या जाएगा, गुड्स एंड ट्रांजिट। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये हो गए हमारे क्या भाई, यस, ये हमारी इन्वेंट्रीज हो गई हैं अच्छे से याद, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज के बाद में, यानी करंट एसेट में हमने करंट इन्वेस्टमेंट्स कर लिए, उसके बाद में हमने क्या कर लिया बेटा, इन्वेंट्रीज कर ली। अब जो इसकी हेडिंग आती है वो आती है ट्रेड रिसीवेबल। क्या आती है? ट्रेड रिसीवेबल। जैसे कि ट्रेड पेबल्स में हमने देखा था सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आता है, बस उसी का अपोजिट कर दो, ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है। ये रहा ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स आएंगे, कौन आएंगे, सन्ड्री डेटर्स आएंगे, और कौन आएंगे बेटा, बिल्स रिसीवेबल आएंगे। चलो तो ये भी साथ साथ में हमारा ये भी याद हो गया। वापस से चलते हैं हमारी मेन बैलेंस शीट पे। तो इधर देखो बेटा, करंट एसेट में हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, अपनी इन्वेंट्रीज हो गई, ट्रेड सॉरी करंट एसेट्स, हाँ ये ट्रेड रिसीवेबल है बेटा, ठीक है, पेबल्स नहीं है, यहाँ पे गलती से लिखा हो गया मेरे से। ये क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कैश या कैश के बराबर है। तो जैसे कैश बैलेंस, जो सॉरी बैंक बैलेंस हो गया, कैश इन हैंड हो गया, चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, कैश इक्विवेलेंट होते हैं। और जब आप बैलेंस शीट पढ़ोगे, सॉरी जब आप कैश स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और इनको भी हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, इनको भी हम हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करते हैं। चलो तो एक बार इसकी हेडिंग पे चलते हैं। चलो यहाँ देखो, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या होता है बेटा, बैलेंस विद बैंक, जो बैंक बैलेंस होता है हमारा बैंक के पास में, वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स इन हैंड, ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें इंस्टेंटली काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश इन हैंड जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। अदर्स में जो भी अदर्स, यानी जो भी कैश के बराबर है, जिसे हम फटाक से काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट बोलते हैं। मेन तो आपको ये तीनों याद ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी है कि भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, बैंक बैलेंस आता है, कैश एंड हैंड आता है, चेक्स और ड्राफ्ट्स आते हैं जो हमारे हाथ में है, क्योंकि वो किसके बराबर है, कैश और कैश के बराबर है। ठीक है, चलो लास्ट वाली जो हेडिंग है हमारी करंट एसेट की वो क्या है, अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं बेटा, अब वो जितनी भी आपकी करंट एसेट बची है वो सब काय में चली जाती है, अदर करंट एसेट्स में चली जाती है। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, डिविडेंड रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंस तो आपको पता ही है भाई, अब हमने कोई खर्चा कैसे कर दिया, टाइम से पहले कर दिया तो हमारे लिए क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है, और उस एसेट को क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या होती है, करंट एसेट होती है, क्योंकि फ्यूचर में हमको बेटा पैसे वापस नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में हमको क्या मिलेगी, सर्विस, तो इसलिए हमारे लिए एसेट होती है। लेकिन ये एसेट कौन सी होती है, ये हमारी करंट एसेट होती है। तो कहां आता है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में क्या दे रखा बेटा, डिविडेंड रिसीवेबल, यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पे हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा होगा और अभी तक हमको डिविडेंड मिला नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल मिल जाएगा, तो ये भी हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट, लेकिन ये हमारे लिए अदर करंट एसेट है। तो काय में आएगा, अदर करंट एसेट्स में। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट सॉरी, यानी हमने किसी को पैसा उधार दिया है, किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को पैसा उधार दिया है और उस पे हमको क्या मिलने वाला था, इस साल इंटरेस्ट मिलने वाला था जो कि हमें नहीं मिला, तो ये हमारे लिए क्या, इंटरेस्ट अक्रू, यानी इनकम अक्रू तो हो गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो आज नहीं तो कल मिल जाएगी, और जिस चीज से पैसे आते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट। और ये कौन सी एसेट है बेटा, हमारी करंट एसेट है, क्योंकि जिससे भी हमें इंटरेस्ट लेना है वो हमको 12 महीने के अंदर अंदर इंटरेस्ट दे देंगे, तो इसलिए हमारी ये करंट एसेट है, लेकिन काय में आएगा, अदर करंट एसेट में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एडवांस टैक्स। जो हम एडवांस टैक्स भरते हैं उसे हम जब तक मतलब हमारा टैक्स फाइल नहीं हो जाता तब तक हम उसको काय में दिखाते हैं बेटा, अदर करंट एसेट में दिखाते हैं। तो इसका याद में रखना कि भाई आपने जो एडवांस टैक्स भरा है, जब तक टैक्स फाइल नहीं हो जाता तब तक ये जो एडवांस टैक्स है काय में दिखाई देता है, ये टैक्स दिखाई देता है बेटा अदर करंट एसेट्स में। नेक्स्ट क्या बेटा, अक्रूड इनकम। बिल्कुल सेम, ये इंटरेस्ट अक्रू, अक्रूड इनकम एक ही बात होती है, यानी कि इनकम अक्रू हो गई है, किसी भी तरह की इनकम हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, इनकम अक्रू हो गई है, यानी वो इनकम इसी साल की थी लेकिन अभी तक हमको नहीं मिली। ठीक है, अभी नहीं मिली, कब मिल जाएगी, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, और जिस चीज से पैसे आते हैं आज नहीं तो कल वो होती है एसेट, और एसेट को क्या लिखते हैं बेटा, एसेट्स में। लेकिन ये हमारी कौन सी एसेट है, अक्रूड इनकम, इंटरेस्ट अक्रूड, ये सब हमारी करंट एसेट्स होती हैं, और काय के अंदर आती हैं, ये आती हैं आपकी अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारी क्या खत्म हो गई, एसेट्स भी खत्म हो गई। आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जरा अपन मेन बैलेंस शीट पे चलते हैं, फिर अपन वापस से आएंगे कंटिंजेंट और उस पे। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आती है बेटा, करंट एसेट्स की जो सब हेड होती हैं वो होती है करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आती है इन्वेंट्रीज, उसके बाद आती है आपके ट्रेड रिसीवेबल, गलती से यहाँ पेबल लिखा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में जाके क्या आती है, अदर करंट एसेट्स आती हैं। तो आपको ये अच्छे से इसी ऑर्डर में क्या रखना है, इनको याद रखना है। आई बात समझ में, तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके बाद में आ गया आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर आ गया आपका अदर करंट एसेट। समझ में आया, ये इसी ऑर्डर में इनको याद करना होता है। तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, वो आप क्या कर सकते हो, देखो आप इस तरह से इसका ये बना लेना, सी, फिर हो गया आई, फिर क्या हो गया अपना टी, फिर हो गया सी, फिर हो गया एस, और फिर हो गया अपना ओ। ठीक है, तो इसका आप इसे शॉर्ट में याद रख लेना, CITCSO। समझ में आ गया, CITCSO। तो सी से याद रहेगा कि भाई करंट इन्वेस्टमेंट, आई से याद रहेगा इन्वेंट्रीज, टी से याद रहेगा ट्रेड रिसीवेबल, सी से याद रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से याद रहेगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से याद रहेगा आपका अदर करंट एसेट्स। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। तो इसी तरह से हमारी ये पूरी बैलेंस शीट खत्म होती है। अब बस इसकी लास्ट चीज बची है, क्या होता है ना, कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी बेटा वो लायबिलिटी होती है जो किसी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के ऊपर टिकी होती है। किसके ऊपर, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी जैसे ही वो इवेंट होगा तो हमें पैसे देना है, अदरवाइज हमको पैसे नहीं देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल केस हो गया क्या हो गया, केस हो गया, किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया हो, तो अगर हम वो केस हारेंगे तो ही हमें पैसे देना है, अदरवाइज हमको पैसे नहीं देना है। ठीक है, वो होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। चलो इसको देख लो यहाँ पे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में जैसे सबसे पहला दे रखा है, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट, यानी किसी ने कंपनी के खिलाफ क्या किया है, क्लेम किया है, XYZ कोई भी वो क्लेम हो सकता है। तो अगर हम हार गए, मतलब वो प्रूव हो गया कि भाई उसे कंपनी से पैसे लेना है, उसका हक बनता है, तो जैसे ही अगर हम हारेंगे, केस कर दिया, अब हम जैसे ही हार जाएंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा बेटा, पैसे देना पड़ेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, याद है बिल्स रिसीवेबल,
तो बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल में हम उसको कभी कभी डेट से पहले हम बैंक से जाके उसे क्या करा लेते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं। जिनको नहीं आइडिया फटाफट यहाँ पे समझ लो, देखो हमें मिलता है बिल, क्या मिलता है हमको, एक बिल्स रिसीवेबल मिलता है जिससे हमें पैसे मिलते हैं। अब ये पैसे हमको 3 से 4 महीने बाद मिलते हैं, ठीक है। तो इस बिल की एक खासियत होती है, ये बिल है ना, जिस जिस बंदे से हमें पैसे लेना है वो तो 3 से 4 महीने बाद देगा। तो हम क्या करते हैं, ये बिल लेके पहुंच जाते हैं कहाँ, बैंक। कहाँ पहुंच जाते हैं, बैंक। मान के चलो हमको 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें पैसों की जरूरत पड़ गई तो हम दूसरे ही महीने में कहाँ पहुंच गए भाई, ये चेक, ये सॉरी बिल लेके बैंक पहुंच गए। हम बैंक को बिल देते हैं, बदले में बैंक वाले हमको पूरा पैसा तो नहीं देते। मान के चलो बिल कितने का है, बिल 50,000 का है, तो बैंक वाले आपको लगभग लगभग 48,000 रुपीज कुछ ना कुछ काट के वो आपको देंगे। मान लो इतने दे दिए 48,000, ठीक है। अब जब तक ये बिल का पेमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि अब ये बिल किसके पास चला गया भाई, बैंक वालों के पास। अब बैंक वाले जब टाइम हो जाएगा, जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये बैंक वाले उस बंदे के पास में जाएंगे जिससे अपन को पैसे लेना था इस बिल से। तो उतने टाइम तक इस बिल को कहां दिखाया जाता है, कंटिजेंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, कि भाई बिल डिस्काउंट तो हो गया लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर उस बंदे ने पैसे दे दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो ये लायबिलिटी अपनी हो जाएगी। दिस डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड दिस इवेंट इज, अगर इस बंदे ने पैसे दे दिए तो ठीक है, लेकिन अगर इस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो बैंक वाले किसको जानते हैं, अपन को। तो बैंक वाले पूरे 50,000 रुपए किससे वसूलेंगे, अपन से वसूलेंगे। इसलिए ये कौन सी लायबिलिटी होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या रखा है, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर। ये भी हमारी क्या है बेटा, कंटिजेंट लायबिलिटी है। जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें ये प्रपोज करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि भाई अपने जो शेयर होल्डर्स हैं क्या उनको इतना डिविडेंड दे दें, और जैसे ही अप्रूव होता है तो डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड दैट इवेंट इज अप्रूवल। जैसे ही उस डिविडेंड को अप्रूवल मिलता है तो उतना डिविडेंड हम अगली साल किसको बांट देते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। इसलिए ये भी काय में आता है बेटा, कंटिजेंट लायबिलिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट एंड दैट इवेंट इज अप्रूवल। वो इवेंट क्या होता है, अप्रूवल होता है। अगर हमारी बोर्ड मीटिंग में वो अप्रूव हो गया तो ये डिविडेंड हम किनको देंगे, हमारे शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, गारंटी गिवन बाय द कंपनी। यस, अब कंपनी ने क्या दे रखी है बेटा, गारंटी दे रखी है। आपको पता ही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कंपनी क्या दे के रखती है, गारंटी दे के रखती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कंपनी को उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये हमारी क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी है कि अगर वो प्रोडक्ट खराब होगा यानी अगर वो प्रोडक्ट खराब होगा, डिफेक्टिव निकलेगा, तो फिर कंपनी क्या करके देगी, रिप्लेस करके देगी। तो दिस इज ऑल्सो अवर कंटिजेंट लायबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो याद रखना इनको, ये काय में आते हैं बेटा, कंटिजेंट लायबिलिटी में आते हैं, ठीक है। कि कंपनी के खिलाफ किसी ने क्लेम कर दिया लेकिन अभी तक वो एक्नॉलेज नहीं हुआ एज अ डेब्ट, बिल डिस्काउंट करा लिया लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का, करंट ईयर का, और गारंटी गिवन बाय द कंपनी, और कंपनी ने अगर गारंटी दी है तो, ठीक है। तो ये तो वही कंटिजेंट लायबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। लास्ट क्या बचा है हमारा, कमिटमेंट्स। तो कमिटमेंट्स क्या होते हैं, जो हमने कमिट किया है, क्या किया है, कमिट, ठीक है। तो कमिटमेंट्स में क्या आता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना, सलमान खान का डायलॉग याद है, कमिट, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो यही चीज होती है बेटा कंपनी में, अगर हमने कमिटमेंट कर दी है तो फिर हमको हमारी भी नहीं सुनना और हमको ये काम करके देना है, मतलब देना है। तो वो कमिटमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, मतलब अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अभी भी चीजें क्या रह गई हैं भैया, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। वो काय में शो करी जाती है भैया, कमिटमेंट में शो करी जाती है कि हम आज नहीं तो कल उन्हें क्या करेंगे, यस, फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, ठीक है। जो अनकॉल्ड लायबिलिटी है काय पे, पार्टली पेड शेयर्स पे। जैसे हम किसी दूसरी कंपनी के क्या खरीदते हैं बेटा, शेयर्स खरीदते हैं। अब हम शेयर्स काय में खरीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में। जैसे मान के चलो कि भाई शेयर कितने का था, एक शेयर 100 रुपए का था, और अभी तक हम कितना पे कर चुके हैं, अभी तक हम 60 पे कर चुके हैं। तो अभी भी कितना पे करना बाकी है, अभी भी 40 पे करना बाकी है। तो एक तरह से ये हमारा उस कंपनी के प्रति क्या है भाई, कमिटमेंट है। क्या है भाई, कमिटमेंट के, जो अभी तक हमने जो पार्टली पेड, जो अनकॉल्ड, इधर देखो लिखा है ना, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, तो ये अनकॉल्ड लायबिलिटी है। तो ये हमारी क्या है, कमिटमेंट है उस कंपनी के प्रति जिसके हमने क्या खरीदे, शेयर्स खरीदे, और आज नहीं तो कल जब भी वो कंपनी ये बाकी के 40 रुपए मांगेगी तो हम पे करेंगे। तो दिस इज अवर कमिटमेंट। नेक्स्ट क्या देगा, अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेटा वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर किसी साल अगर हम उन्हें क्या नहीं देते, डिविडेंड नहीं देते हैं, तो उनका जो डिविडेंड होता है यानी जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है वो अक्यूमुलेट होता जाता है, यानी वो इकट्ठा होता जाता है या अक्यूमुलेट होता जाता है।
समझ में आ गया कि नहीं आया? तो वो उसे हमें काय में दिखाना पड़ता है, कमिटमेंट्स में। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इनसे बात हुई थी, इनसे क्या हुई थी? बात हुई थी कि भाई जिस साल हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे उस साल का डिविडेंड लैप्स नहीं होगा, उस साल का डिविडेंड क्या होगा? यस, वो इकट्ठा होता जाएगा और जैसे ही कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स आएगा कंपनी इनको क्या देगी? यस, प्रॉफिट में हिस्सा देगी। समझ में आया? तो ये एक तरह से हमारा क्या है? कमिटमेंट है। तो ये आपकी काय में आते हैं? कमिटमेंट्स में आते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी ये जो पूरी बैलेंस शीट है वो क्या होती है? खत्म होती है। और ये बैलेंस शीट मैं आपको क्या बताऊं, बहुत पार्ट्स में, मतलब अलग अलग पार्ट में मुझे बनाना पड़ा। अब वो XYZ बहुत सारे रीजन हो गए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से बैलेंस शीट बड़ी मुश्किल से पूरा ये पार्ट बना है। और सिर्फ 1-1.5 घंटे का पार्ट है, लेकिन इस बैलेंस शीट में बहुत टाइम लग गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक आप लोगों को ये बैलेंस शीट अच्छे से याद हो जाएगी। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो पूरी बैलेंस शीट की, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना। अभी तक मैंने 12th वालों के लिए ग्रुप नहीं बनाया है, खासतौर से टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, तो मैं वो बनाऊंगा। तो आपको अगर ये PDF चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। पूरी बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बनाई है, सारे आइटम्स उसमें इंक्लूड करें। कुछ आइटम्स इंक्लूड नहीं करे तो वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप वापस से उसमें लिख लेना। चलो, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।